चलिए कहाँ तक हो गया था कल? डिविजन ऑफ प्रॉफिट हो गया। चलिए एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। कल हमने क्या लिया था? कल हमने फैक्टर्स स्टार्ट किए थे। फैक्टर्स गवर्निंग दी डिसीजंस, फैक्टर्स गवर्निंग दी डिसीजंस फॉर सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसमें फैक्टर्स में हमने क्या देखा था कि जब भी आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल रहेगा आपके बिजनेस के लिए, तो आपको ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने देखा था कि आप काम कैसा करते हैं, आपका नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है, आप काम कौन सा करते हैं, ठीक है। तो आप जो भी काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने लिया था नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यानी कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बहुत छोटे लेवल का काम कर रहे हैं, यानी कि जहां पर आपके अकेले होने की जरूरत है, मार्केट बहुत बड़ा नहीं है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप पर जाते हैं, करेक्ट है। आप मिडिल लेवल का काम कर रहे हैं, आप पार्टनरशिप पे जाते हैं, आपको एक और पार्टनर की जरूरत है। इसके अलावा अगर आपका काम ऐसा है जहां पर मार्केट एरिया भी बड़ा है, आप बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, स्केल बड़ा है, तो आप क्या करते हैं, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करते हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशन पर डिपेंड करेगा, यानी कि आपका काम किस स्केल पर चल रहा है, किस पैमाने पर चल रहा है, वो देखते हुए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। देन हमने देखा था कैपिटल भी डिपेंड करती है, आप अकेले पूरा पैसा लगाने के लिए तैयार हैं या नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था मैनेजरियल एबिलिटी, आपको क्या प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, बाहर से लोगों के हेल्प की जरूरत पड़ेगी क्या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो उस केस में भी आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है। नेक्स्ट हमने देखा डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या था, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कि आप अपना कंट्रोल सरेंडर करवाने के लिए तैयार है या नहीं है। क्योंकि अगर आप बाहर से पैसा लेते हैं अदर देन लोन, तो आप इक्विटी क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल आपके हाथ से चला जाता है, करेक्ट है। अब यहाँ पर इक्विटी के अलावा अगर इनफैक्ट हम पार्टनरशिप की भी बात करते हैं, तो उसमें भी तो क्या होता है, आपको प्रॉफिट डिवाइड करना पड़ता है, तो आप कंट्रोल डिसीजन मेकिंग भी कहीं ना कहीं सरेंडर करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आप कंट्रोल सरेंडर करने के लिए रेडी हैं या नहीं, ठीक है। ओके, इसके बाद में हमने देखा था डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी। डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी यानी कि आप अकेले पूरा रिस्क उठाने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको पार्टनरशिप या कंपनी में जाना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी कंपैरेटिवली देखा जाए डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, क्लैशेस हो सकते हैं, पार्टनर की डेथ हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सोल प्रोप्राइटरशिप में है, ठीक है। या पार्टनरशिप में भी समहाउ है, लेकिन कंपनी में रिजिड होता है। कंपनी में आप कोई भी डिसीजन, कोई भी चीजें अपने मन से ऐसे ही रैंडमली चेंज
नहीं कर सकते, ठीक है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, आप अपना प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए तैयार हैं या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई एंटरप्रेन्योर यानी कि जो सोल प्रोप्राइटर है वो तो पूरा का पूरा प्रॉफिट अपने साथ में लेकर जाता है, करेक्ट है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होगा, आपको अपना प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। कंपनी में क्या होगा, कंपनी तो एक सेपरेट एंटिटी ही हो गई, वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि किसी भी साल में उन्हें अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट या नहीं करना है, और करना है तो कितना करना है इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड, करेक्ट। इसके बाद में हमने देखा कॉस्ट, प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। यहाँ से आई थिंक हमको स्टार्ट करना है, राइट। चलिए, कॉस्ट, प्रोसीजर और गवर्नमेंट रेगुलेशन, यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं कि सबसे आसान तरीका, सबसे सस्ता तरीका, विदाउट एनी प्रॉपर गवर्नमेंट रेगुलेशन, ना ही आपको कोई प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट है। जैसा मैंने आपसे बोला कि आपने डिसीजन लिया एंड यू आर रेडी टू गो फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, करेक्ट है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर हम बात करें तो सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है बिजनेस करने का, ठीक है। यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक गवर्नमेंट रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। हालांकि एक एक्ट है, शॉप्स एंड स्टैब्लिशमेंट एक्ट। कौन सा एक्ट है, शॉप्स एंड स्टैब्लिशमेंट एक्ट, जो एक अनोखा, एक अकेला एक्ट है जो सोल प्रोप्राइटर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जिसपे हम आगे पढ़ेंगे लेबर लॉ में। ये एक्ट बेसिकली ये एक बात करता है कि जब भी आप एज अ प्रोप्राइटर कोई भी काम शुरू करने वाले हैं तो आपको अपने लोकल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ता है अबाउट दी सेम, कि भैया यहाँ पे मेरी दुकान है, मैं इसका मालिक हूँ, इसका ये एड्रेस है एंड ये इसका एग्जैक्ट एरिया यहाँ पर है, यू नो एवरीथिंग विद पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। आपको वहाँ पर लोकल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ता है। बट मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो कोई इसको फॉलो नहीं करता है, आपने भी देखा होगा, करेक्ट है। तो ये एक्ट फॉलो होना चाहिए बट प्रैक्टिकली इसे फॉलो नहीं किया जा रहा है। हार्डली किसी को पता है मार्केट में कि हाँ वी नीड टू फॉलो दिस पर्टिकुलर एक्ट एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस, राइट। ओके, इसके अलावा व्हाट डू यू थिंक कि एक प्रोप्राइटर को और कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगा क्या, जीएसटी, जीएसटी अगर पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर यानी कि 20 लाख और 40 लाख टर्नओवर साल भर का, इन द केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिस्पेक्टिवली, अगर आपका टर्नओवर इससे ऊपर जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा फॉर जीएसटी, ठीक है। तो वो तो टैक्सेशन एस्पेक्ट एक अलग ही हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, पार्टनरशिप भी सिंपल है ना। कॉस्ट की बात करें, प्रोसीजर की बात करें, बहुत सिंपल है, बहुत कॉस्टली नहीं है। गवर्नमेंट रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए एक एक्ट बनाया गया है, आपको उसके मुताबिक ही काम करना पड़ता है। पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है, करेक्ट है, आपको उसके मुताबिक ही आगे बढ़ना होता है। पार्टनरशिप डीड की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप डीड भी हमेशा जरूरी नहीं है कि भाई आपको रजिस्टर करवानी पड़े, लेकिन बेहतर होगा कि आप उसे रजिस्टर करवा लें सो दैट कल को अगर कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो एवरीथिंग इज क्लियर। एनफोर्सिएबिलिटी राइट्स जो हैं वो आपको तभी मिलते हैं जब आप आपकी डीड को क्या करवा लेते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं, ठीक है। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, इवन एक रिटन डॉक्यूमेंट भी जरूरी नहीं होता है, ओरल अग्रीमेंट भी चल जाता है पार्टनरशिप में, बट ये सही नहीं, ठीक है। प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑल्सो वेरी सिंपल, इतना कोई ना खर्चीला प्रोसेस है डिसॉल्व करने का, ठीक है, और ना ही बहुत टाइमली प्रोसेस है, बहुत आसानी से आप एक फर्म को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा जब हम कंपनी पर आते हैं तो यहाँ क्या प्रॉब्लम आती है, कॉस्टली है। इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस जो है वो कॉस्टली है, करेक्ट है। आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी एक कंपनी खोलने के लिए, ठीक है। कॉस्ट आ गई, वो अपनी फीस लेगा, गवर्नमेंट फॉर्म्स भराएंगे। इसके अलावा जो ईयरली कंप्लायंसेस रहेंगे वो करेक्ट है, एनुअल फाइलिंग करनी है, डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है तो फॉर्म भरना है, सीएस अपॉइंट हो रहा है तो फॉर्म भरना है, करेक्ट है। बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं ईयरली, तो ये भी तो कॉस्ट है, और हर फॉर्म के साथ में जो प्रोफेशनल है वो अपनी फीस लेगा, बढ़ गया खर्चा, करेक्ट है। प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, ऑफ कोर्स प्रोसीजर भी लंबा है, ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने आज सोचा यार चलो कल से काम स्टार्ट करते हैं, कल से कंपनी खुल जाएगी, इट विल टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम,
ठीक है, ओके। कंपनी को जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग, कंपनी के केस में डिसोल्यूशन जो है, डिसोल्यूशन भी एक्चुअली इतना वाइंडिंग अप जो है वो इतना आसान नहीं है, ठीक है, खर्चीला भी है। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना जितना आसान है, अगर आसान बेसिकली एक हफ्ते के अंदर आप मान लीजिए कि हाँ ठीक है कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, खर्च लगता है ऑफ कोर्स, लेकिन वाइंड अप करना उससे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसका प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा है और एक खर्चीला प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और खर्चीला प्रोसेस भी है, करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टैक्स इम्प्लीकेशंस। टैक्स इम्प्लीकेशंस में मुझे बताइए आपको क्या लगता है, तीनों का सबसे पहले बताइए, एक सोल प्रोप्राइटर टैक्स कैसे भरता होगा? रिटर्न फाइल करता है, एक सोल प्रोप्राइटर क्या करता है, रिटर्न फाइल करता है, ठीक है। तो जब वो रिटर्न फाइल करता है तो इसका मतलब है कि वो अपने बिजनेस से जितनी भी इनकम होती है वो क्या करता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में शो कर देता है। तो अब जब वो टैक्स भरता है, करेक्ट है, तो वो टैक्स कैसे भरता है, अकॉर्डिंग टू दी स्लैब एप्लीकेबल ऑन हिम, करेक्ट है, जो भी उसके ऊपर टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो रही होगी उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, टैक्स का पेमेंट करेगा। टैक्स स्लैब क्या है भैया, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, ठीक है, ऐसे है कि भैया एग्जेम्प्टेड, आप जिस भी स्लैब में आ रहे हैं, करेक्ट है, 5%, 10%, 15%, इस तरीके से आपकी स्लैब जा रही है, करेक्ट है। तो आप जिस भी स्लैब में आ रहे हैं, मान लेते हैं कि भैया ये 12 से 16 में आ रहा है और 5, 10, 15, यहाँ पर इसके ऊपर 15% का क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है, तो उसको उसकी इनकम के ऊपर कितना टैक्स देना पड़ेगा, 15%, करेक्ट है, उसे 15% का टैक्स देना पड़ेगा, ओके। लेकिन क्या कंपनीज के केस में भी ऐसा ही होगा? अच्छा, पार्टनरशिप में भी यही होगा, पार्टनरशिप में भी, करेक्ट, ठीक है, ओके। इसके बाद में मुझे बताइए कंपनीज के केस में क्या होगा, कंपनीज के ऊपर स्ट्रेट रेट दे दिया जाता है टैक्स का, 25 to 30%, ठीक है, 25%, 30%, वट एवर रेट इज एप्लीकेबल इन अ पर्टिकुलर ईयर। आपको नहीं देखा जाएगा कि आपका कोई स्लैब है या इतनी छोटी कंपनी है तो उसको इतना देना है, बड़ी कंपनी है तो उसको इतना देना है, ऑफकोर्स टर्नओवर पर है 400 करोड़ वगैरह वगैरह, दैट आप टैक्स में पड़ेंगे, वो अलग सिनेरियो हो गया। लेकिन एक स्पेसिफिक रेट पर आपको क्या करना पड़ता है, कंपनी को टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर के केस में ऐसा काम नहीं है, अगर जितनी आपकी इनकम है उतने मुताबिक ही आपके ऊपर रेट लगेगा, करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल मोबिलिटी।
इससे क्या समझते हैं ज्योग्राफिकल मोबिलिटी? ओके, तो आप लोकेशन के बारे में जब भी सोचेंगे कि मैं कहाँ काम करने वाली हूँ, है ना, क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आएंगी काम करने के पहले? उस एरिया में बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, करेक्ट है। चलो, मैं आज आप लोगों को बोलती हूँ कि आई एम अ सप्लायर और मैं आपको वुलन्स का पूरा स्टॉक सप्लाई करने के लिए बोल रही हूँ कि आप ये बिजनेस डालो यार। आप अभी डालोगे इंदौर में ये बिजनेस? अभी सीजन नहीं है, करेक्ट है, ठीक है। मैं किसी हिल स्टेशन में यही काम आपको दूं तो आप करोगे? ठीक है। तो आपको लोकेलिटी चेक भी इंपॉर्टेंट होता है। आपको देखना पड़ता है कि मेरे एरिया में ये चीज चलेगी या नहीं चलेगी, करेक्ट है। देखिए, कोई भी कंसर्न अगर डील करता है लोकल मार्केट से, सीजनल प्रोडक्ट से, या ऐसे प्रोडक्ट जो कि पेरिशेबल हैं, जल्दी खराब हो सकते हैं, या फिर वो किसी स्पेसिफिक सिटी या लोकेलिटी को ही सर्व करना चाहता है, करेक्ट है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, एज अ सोल प्रोप्राइटर काम करेगा, करेक्ट है, या फिर एज पार्टनरशिप फॉर्म का काम कर लेगा, क्योंकि उसका दायरा बहुत छोटा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका मार्केट ऑल ओवर इंडिया कवर करने वाले हो आप, अगर आप क्या कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया अपना मार्केट कवर करने वाले हैं, तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। समझ में आया क्या बोला मैंने? जब भी हम बात करते हैं कि एक्चुअली हमें एरिया कितना कवर करना है, अगर आप कोई सीजनल प्रोडक्ट चला रहे हो, अगर आप कोई सीजनल प्रोडक्ट चला रहे हैं, तो आपको खाली एक ही सीजन में बहुत कम समय के लिए काम करना है। आप बहुत छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, आपके गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, तो आपको लोकली ही उन्हें क्या करना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा, बाहर पहुंचा ही नहीं सकते उन्हें, ठीक है। या फिर आपका एजेंडा ही है कि मुझे सिर्फ लोकल एरिया ही सर्व करना है, मुझे बाहर तक काम नहीं पहुंचाना है, तो आप कंपनी खोलोगे क्या? नहीं। लेकिन अगर आप पैन इंडिया काम कर रहे हैं, तो फिर आपको कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही सूट करेगा, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। जब हम बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी की, इसका मतलब है कि आप अपने बिजनेस का मालिकाना हक जो है, वो ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी और को, तो वो कितना आसान है सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, या फिर कंपनी में, ये अपन यहाँ पर इस पॉइंट में देख रहे हैं, करेक्ट है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्योंकि एक अकेला व्यक्ति है, विच डज नॉट लेंड इटसेल्फ टू ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, क्योंकि वो खुद ही क्या करता है, पूरी ओनरशिप एंजॉय करता है, करेक्ट है, वो खुद ही पूरे लॉसेस, खुद ही पूरे रिस्क वगैरह बियर करता है, ठीक है। तो ट्रांसफरेबिलिटी की अगर हम यहाँ बात करेंगे, तो ये अकेला है, किसी को ट्रांसफर करने का बात ही नहीं आता है। हाँ, ऑफ कोर्स इसके जाने के बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन है या जिसको भी ये अपना बिजनेस हैंड ओवर करना चाहता है, वो हो जाएगा, अगर कोई है तो, ठीक है। तो यहाँ तो ट्रांसफरेबिलिटी की बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, पार्टनरशिप में जब भी दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स काम कर रहे हैं और एक नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है, तो वहां पर सारे पार्टनर्स से पूछना पड़ता है पहले, जो बाकी पार्टनर्स हैं वो अग्री करेंगे, म्यूचुअल कंसेंट से ही नया पार्टनर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, करेक्ट है। या फिर आप अपनी जगह किसी और को भी लेना चाहते हैं, तो आपको पहले पूछना पड़ेगा। अच्छा, तो आप कहेंगे कि भाई मेरा हिस्सा है, मैं किसी और को दूं, इसमें मुझे आपसे पूछने की क्या जरूरत है? नहीं, वो जो दूसरा पार्टनर है वो आपके साथ काम करने के लिए रेडी हुआ था, ठीक है। आप दूसरा बंदा जो आप अपनी जगह लेकर आ रहे हैं, हो सकता है कि वो उसके साथ कंफर्टेबल ना हो, राइट, इसलिए पूछना पड़ेगा। कंपनी की बात कर लेते हैं। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब भी ओनरशिप ट्रांसफर करने की बात आएगी, तो वो पॉसिबल होगा ओनली बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर होल्डिंग बाय एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। आपको अपने शेयर्स दूसरे बंदे को ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है क्या यहाँ पर कंपनी में? ऑफ कोर्स हो सकती है, लेकिन उसका तरीका क्या है? उसका तरीका क्या है? शेयर्स ट्रांसफर करने का, करेक्ट है, क्योंकि आपकी ओनरशिप आप किसी कंपनी में प्रूव ही कैसे करते हैं? बाय द नंबर ऑफ शेयर्स यू आर होल्डिंग इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो अगर आपको अपनी ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए शेयर्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा, करेक्ट है।
समझ में आया ये पॉइंट? चलिए नेक्स्ट है आपका मैनेजरियल नीड्स। मैनेजरियल नीड्स का मतलब क्या हुआ कि जब भी कंसर्न बहुत स्मॉल है, आपका काम बहुत छोटा है, तो क्या आपको वहां पर एज सच मैनेजर्स की जरूरत पड़ेगी? देखा है कभी प्रोपराइटर के यहाँ की एमबीएस बैठे हैं, बढ़िया मैनेजर्स बैठे हुए हैं, अकाउंट हैंडलिंग के लिए बंदा रखा हुआ है। होता भी है तो भैया एक बंदा होता है जो वीकली एक आधा बार आके अकाउंट चेक करके चला जाता है, अपने हिसाब से टैली पर प्रिपेयर करता रहेगा अकाउंट्स, करेक्ट है। बट इतना कोई बहुत ज्यादा फैलारा नहीं होता है प्रोपराइटरशिप में। ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ पार्टनरशिप की, तो उस केस में क्या होता है, मैनेजरियल नीड्स समवॉट होती है, समवॉट होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ होती है, करेक्ट है। तो इसलिए आप अगर ज्यादा एरिया सर्व कर रहे हैं और आपका जो काम है उसके लिए आपको अलग अलग मैनेजर्स की, लोगों की जरूरत पड़ रही है, काम संभालने के लिए लोगों की जरूरत पड़ रही है, तो आप पार्टनरशिप पे जा सकते हैं, करेक्ट है। व्हेन अ बिजनेस इज रनिंग ऑन अ लार्ज स्केल, फिर तो भाई बात ही खत्म हो गई। फिर तो आपको हर एक चीज के लिए पर्टिकुलर कोई अकाउंटेबल पर्सन चाहिए होगा, अकाउंट्स हैंडलिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, करेक्ट है। हर एक चीज के लिए आपको अलग से एक इंडिविजुअल की जरूरत होगी, ठीक है। नेक्स्ट सीक्रेसी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, सीक्रेसी। किस बिजनेस में सबसे ज्यादा सीक्रेसी रह पाती है? वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, करेक्ट है। चलिए, इसके बाद में पार्टनर्स के केस में, पार्टनर्स से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अंदर की बातें बाहर लेकर नहीं जाएंगे, तो आप पार्टनर चुनते वक्त ये बात ध्यान में रखें कि ये सीक्रेसी मेंटेन करके रखेगा। हालांकि पब्लिकली इन लोगों के अकाउंट्स बाहर जाते हैं क्या? नहीं। कहीं पब्लिश करना पड़ता है क्या? नहीं। तो पार्टनर्स के बीच में ही इंफॉर्मेशन रहेगी, एंड आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने पार्टनर के ऊपर कि ये बाहर इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेगा, राइट। ओके, कंपनी की बात कर लेते हैं। कंपनी के केस में सीक्रेसी मेंटेन रहती है या नहीं रहती? वाई? उन्हें बिल्कुल आरओसी को फाइलिंग करनी पड़ती है, पूरा बैलेंस शीट, बिल्कुल पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ईयरली उन्हें क्या करना पड़ेगा, एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, कितने शेयर होल्डर्स हैं, कितने चेंजेस हुए, कैपिटल बढ़ी तो कब बढ़ी, क्यों बढ़ी, वगैरह वगैरह, एवरीथिंग हैज टू बी मेंशन्ड है, करेक्ट है। एनुअल फाइलिंग करनी है आपको। अच्छा, और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने आरओसी को फाइल किए हैं, दीज आर ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। बहुत कम पैसे देकर कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, ये डॉक्यूमेंट्स फेच कर सकता है एमसीए की वेबसाइट से, यानी कि यू आर एन ओपन बुक इफ यू आर अ कंपनी, करेक्ट है। तो यहाँ पर सीक्रेसी मेंटेन करके रखना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं। um, अगर आपको लगता है कि भैया मुझे तो कंप्लीटली फ्री होके काम करना है, तो अकेले काम कीजिए, एज अ प्रोपराइटर काम कीजिए, क्योंकि पार्टनरशिप में दूसरे पार्टनर का इंटरफेरेंस रहेगा, और कंपनी के केस में तो भाई पूरा मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखने वाले हैं, एंड डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं बोर्ड मीटिंग्स में विद मेजॉरिटी, भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, जहां शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए तो उस केस में जनरल मीटिंग या फिर रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ली जाएगी, और उसके बाद ही वो काम हो पाएगा। तो इंडिपेंडेंस आपकी कम हो जाती है पार्टनरशिप के केस में, और कंपनी के केस में बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, करेक्ट है, आप एकदम फ्री नहीं रह सकते। ओके, स्टार्टअप्स के बारे में जब हम बात करते हैं, कंपनी एज अ चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स मतलब कोई भी ऑन्टरप्रेन्योर, कोई भी नया ऑन्टरप्रेन्योर जो कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आया है और फील्ड में उतरा है काम करने के लिए। तो जब भी एक इंडिविजुअल, एक ऑन्टरप्रेन्योर मार्केट में उतरता है, कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आता है, तो उसके लिए बेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है, या वो हमेशा ज्यादातर कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करता है? कंपनी। आप समझिए क्यों, फिर से अपन शार्क टैंक पर आ जाते हैं। फंड रेज करना है ना,
ठीक है, स्टार्टअप है, ठीक है। अगर आपको, आपके पास खुद पैसा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको उन लोग, वो लोग क्या कहते हैं, कई लोगों के पास में तो पैसा भी होता है पर वो कहते हैं कि हमें आप टीम में चाहिए, हमें आपका एक्सपीरियंस यूज करना है, तो वो बदले में क्या लेते हैं फिर? इक्विटी कब ले पाएंगे? जब कंपनी होगी। करेक्ट है। ओके, मैं इसके बदले में मैं आपको एक बहुत अच्छा, निश हेयर करके शार्क टैंक में एक बंदी आई थी, ठीक है। बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है उसका। वो क्या करती है, आर्टिफिशियल हेयर बनाती है ना। तो वो जब आई थी तब वो प्रोपराइटर थी, उसका बिजनेस समवॉट चल चुका था, ठीक है। फिर इन लोगों ने इन्वेस्ट किया, आई थिंक अनुपम मित्तल ने इन्वेस्ट किया था, एज फार एज आई रिमेम्बर, आई एम नॉट श्योर। तो जब इन्वेस्ट किया उसके अगले साल भर तक भी वो पैसा इसके पास पहुंचा नहीं था। अब न्यूज में ये आया कि ये सब फेक है, ये लोग ऐसे ही दिखाते हैं, पैसा मिलता नहीं है, ये सब स्क्रिप्टेड है। उसके बाद में उसने इंटरव्यू दिया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं था, कुछ भी फेक नहीं है। पैसा साल भर बाद आया, ये सच है, लेकिन वो इसलिए साल भर बाद आया क्योंकि मैंने कंपनी ही नहीं बनाई थी। मैं जब आई थी तब मैं प्रोपराइटर थी, और उसके बाद में प्रॉपर प्रोसीजर के साथ में जब चीजें चालू की तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो गई, वो चीजें करने में बहुत समय लग गया। करेक्ट है। तो जब तक कंपनी नहीं बनेगी, एक इन्वेस्टर आपको पैसा कैसे देगा? आपके अकाउंट में पैसा ऑन व्हाट बेसिस ट्रांसफर करेगा जब तक कि कंपनी नहीं है? क्योंकि उसको बदले में क्या चाहिए, वो शेयर्स के बदले में आपको पैसा दे रहा है। तो जब शेयर्स ही नहीं है तो फिर ये काम कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए स्टार्टअप्स के लिए हमेशा कंपनी इज द बेस्ट सूटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट? ठीक है, कोई डाउट है? एंड दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 1। अभी आपके पास में 5 मिनट का समय है, क्विकली पेज नंबर 1 से सारा कंटेंट देखिए, कोई भी डाउट है तो पूछिए, इसके बाद हम स्कैनर उठाएंगे। लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड आप नहीं लिखते हैं, तो उसको छूट मिली नहीं, आपको छूट मिली हुई है कि आपको, हाँ, इसलिए आपको ये छूट मिली हुई है, थैंक गॉड। कोई डाउट है?
वो बिल्कुल मैं आपको अभी वही ड्राफ्टिंग में वो बताऊंगी कि आपको जो क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से वो ऐसा नहीं आएगा कि है ना, आ भी सकता है कि पूरे फैक्टर्स आ जाएं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होगा। आपको स्पेसिफिक किसी एक पॉइंट के बारे में पूछ लिया जाएगा। जैसे कि बताइए कि मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, और उनको एक नया नया बिजनेस आइडिया सूझा है और वो काम करना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं अबाउट दी कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि मुझे पैसे की जरूरत है बाहर से, तो बताइए कि उनके लिए बेस्ट सूटेड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा। तो आपको कैपिटल के को लेकर उन्हें तीनों फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम ऐसा भी नहीं आएगा कि प्लीज एक्सप्लेन, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको सिचुएशन दी जाएगी जिसमें से आपको पिक करना पड़ेगा कि ये क्या एक्चुअली कौन सा पॉइंटर है जो हमसे पूछना चाह रहे हैं, एंड आपको फिर मिस्टर एक्स फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया है, तो आपको गाइड करना पड़ेगा मिस्टर एक्स को कि हाँ मिस्टर एक्स को ऐसा ऐसा करना चाहिए, क्योंकि कैपिटल अगर उन्हें बाहर से उठानी है तो उनके लिए उसके लिए सिर्फ यही रास्ता अवेलेबल है अकॉर्डिंगली। हाँ तो उसके लिए अच्छा, अब ये कैसे हो पाएगा, जब आप अपने अपनी लैंग्वेज तो आपको यूज करनी पड़ेगी, सब कुछ रटा हुआ काम तो अब नहीं चल पाएगा, तो आपको समझ अगर आ चुका है पूरा पॉइंट करेक्ट है, तो उसके बाद में आपकी फ्रेमिंग पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उस आंसर को आप फ्रेम कर लेते हैं। अब वो कैसे होगा, जब आप बार बार चैप्टर 1 से ही ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे, खुद से आंसर्स लिखना स्टार्ट करेंगे, तो एंड तक आप पॉलिश हो जाओगे राइटिंग। करेक्ट है। चलिए, तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसका वेटेड एवरेज जो है ये है 2.09 मार्क्स का, यानी ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 2-2.5 नंबर का आपको यहाँ से हर बार आ जाता है क्वेश्चन। मैक्सिमम जो आता है वो अभी तक कितना आया है, 2 से 2.5 नंबर का क्वेश्चन। क्या एमएसएमई अभी आगे आएगा, इतना लोड यहाँ पर मत लो, ये सब जो आपने अभी पढ़ा है ना ये सब अभी बहुत एलैबोरेटेडली आगे आने वाला है, तो यहाँ पर इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा उस पॉइंट पे। चलिए तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्वेश्चंस जो आए हैं चैप्टर नंबर 1 में, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। अब देखिए ये कहीं ना कहीं आपको कैसे करना पड़ेगा, आपके मॉड्यूल में एज टू एज डिफरेंस लिखा हुआ है क्या, ये आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले, डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। 4 नंबर का क्वेश्चन आया है ये 2013 में, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, 2013 में आया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल अफेक्ट्स द चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल अफेक्ट्स द चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट, 4 नंबर का क्वेश्चन। Requirement of capital affects the choice of business organization. Full stop. Comment. इसमें क्या लिखोगे आप इस क्वेश्चन में, आपसे क्या पूछा है, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल अफेक्ट्स द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑफ कोर्स कि किसी भी, हाँ तो कंपनी अगर बहुत लार्ज स्केल पर काम कर रही है तो उसे कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो उसे भाई बाहर से पैसा उठाना ही रहता है ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन एक सोल प्रोपराइटर जो है उसे कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो अकेले वो काम कर सकता है, तो ठीक है वो एज अ सोल प्रोपराइटर ही इज गुड, ठीक है। अगर बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है तो उसे कंपनी फॉर्म में काम करने की जरूरत नहीं है। आप ये आंसर फ्रेम कर सकते हैं कि भाई ऐसे एंटिटीज जिन्हें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, गो फॉर कंपनी। ऐसे इन्वेस्टमेंट जहां पर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, गो फॉर प्रोप्राइटरशिप। छोटा इन्वेस्टमेंट है, लुक फॉर अ पार्टनर, गो फॉर पार्टनरशिप। समझ में आया। तो आप एज टू एज वैसे के वैसा, हाँ
वो मैं अभी आपको आंसर लिखवाऊंगी। पहले अपन डिस्कस कर लें क्वेश्चंस, फिर हम मैं आपको ये जो डिफरेंस है ना, ये आप घर से लिख कर लेकर आएंगे। पार्टनरशिप एंड कंपनी, ये आपका होमवर्क है। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी कल मैं चेक करूंगी। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग भी पार्टनरशिप एंड कंपनी वाला आंसर लिखिए। एंड मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, इसको पीडीएफ को व्हाट्सएप कीजिएगा एंड आई चेक एंड रिवर्ट ऑन व्हाट्सएप इटसेल्फ। मेरा नंबर को बता दूं मैं आपको। दिस इज माय नंबर, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। ओह माय गॉड, देखा, 9691884077। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले मुझे भाई पीडीएफ बनाकर व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको भी साथ साथ में राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना दिक्कत आएगी लास्ट में आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋतु, ऋतु तिवारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन दो बार आया है, एक बार 4 नंबर का आया है और एक बार 3 नंबर का आया है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, आप लोग आंसर करेंगे। The degree of control and management that an entrepreneur desires to have over business affects the choice of form of organization. In the light of above statement, explain how control and management factor is basic factor to choose the suitable form of organization. क्या लिखना है यहाँ पे, है ना, कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कंट्रोल और मैनेजमेंट कैसा रहता है, पार्टनरशिप में कंट्रोल किसके पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है, कंपनी के केस में तो पूरा का पूरा भाई डिवाइडेड ही है क्योंकि इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ आया ना। इसी क्वेश्चन को इन्होंने एक अलग तरीके से पूछा है 4 नंबर में। कैसे पूछा है सुनिएगा। मिस्टर एक्स इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ मोबाइल बेस्ड एंड वेब बेस्ड बिजनेस। In selection of suitable form of a business organization, degree of control and management plays a significant role. Explain how this factor affects the choice of form of business organization. Same answer है, correct है, exactly same है। चलिए, okay, next question. Next question जो पूछा है सुनिएगा। सुमित भसन, सुमित भसन has an expertise in the field of modular kitchen designing. क्या करते हैं सुमित भसन, मॉड्यूलर किचन डिजाइनिंग का काम करते हैं। ठीक है, he possesses adequate education in this field to, प्रॉपर पढ़ाई वढ़ाई कर रखी है। ठीक है, now in order to start his venture he wants to consult a company secretary for getting aware of various modes of organization and to select the best mode keeping in view their merits and demerits. क्या पूछा है कि एक सीएस को कंसल्ट करना चाहते हैं कि मुझे बताओ कि मुझे कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, एज अ कंपनी सेक्रेटरी मेक सुमित भसन acquainted with available modes of organization while briefing the merits and demerits of each. सारे बताने हैं with merits and demerits of each. अच्छा, अब आपको पूछना चाहिए कितने नंबर का आया है, 5 नंबर का है। अब 5 नंबर में सवाल ये उठता है, 5 नंबर में आपको सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, पब्लिक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब कुछ बताना पड़ेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये तो मतलब कितना कितना टाइम लगेगा आपको ये आंसर लिखने में। अब स्मार्टनेस ये है कि जब आपको दिख रहा है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सारे मोड्स एक्सप्लेन करने हैं इन जस्ट 3-3-4-4 लाइंस। अगर तुम बिल्कुल लिखने बैठ गए तो बस ये 5 नंबर में से तुम्हें 10 नंबर मिलेंगे क्या? नहीं, 5 में से मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं? 5 ही मिल सकते हैं ना। तो उसमें पूरा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आपको दिख रहा है कि कंटेंट लिखने के लिए ज्यादा है और मार्किंग कम है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस आंसर को थोड़ा कंसाइज करना पड़ेगा ताकि पूरा का पूरा समय ये एक ही आंसर ना खा जाए। आंसर क्या लिखना है ये तो आपको समझ में आ ही गया, करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। करण और राजदीप दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। करण एंड राजदीप, टू फ्रेंड्स, डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ बिरयानी चेन, ठीक है। इट्स अ स्टार्टअप with some blend of technology for which they aim to collect funding from venture capitalists। समझ आया, समझ आया क्या बोला, इन्हें पैसा बाहर से चाहिए, ठीक। While Karan is of the opinion to incorporate LLP, Rajdeep wants to go ahead with formation of private limited company, ठीक है। करण क्या बोल रहा है, LLP खोल लेते हैं, राजदीप क्या बोल रहा है, प्राइवेट कंपनी खोल लेते हैं, ठीक है। As a professional consultant, you are required to advise on the basis of merits of both the proposals at as which type of organization is most suitable as per the requirement। क्या लिखना है यहाँ पे, LLP और प्राइवेट कंपनी का आपको पूरा कंटेंट यहाँ पर देना है ना, उनके बारे में आपको बताना है, करेक्ट है कि भैया रेस्ट्रिक्शंस लिमिटेशंस क्या रहेंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं होगा, आपको यहाँ पर ये फ्रीडम मिल जाएगी, इस तरीके का आप पूरा कि भाई फंडिंग के लिए भी आपको पूरा यहाँ बताना पड़ेगा कि फंडिंग रिक्वायरमेंट है तो आपको कंपनी फॉर्म में जाना इस तरीके से सूटेबल रहेगा, वो सारी चीजें पूरा डेफिनेशन एंड एवरीथिंग। अब ये आपका आखिरी आंसर था, इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि अब आंसर लिखने कैसे। ये तो हमने आंसर डिस्कस कर लिए, अब आपने ये गौर किया होगा कि आपको सारे आंसर आते थे, जितने भी हमने डिस्कस किए क्वेश्चंस आपको सारे आंसर्स आते थे क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, करेक्ट है। लेकिन अब आप जब लिखने जाओगे, है ना, तो आपका पेन आगे ही नहीं बढ़ेगा, ठीक है। बस हमें उसी को खत्म करना है, क्योंकि पढ़ना, आई टेल यू, पढ़ना आसान है, लिखना मुश्किल है। हमें ज्यादा मेहनत कहाँ पे करनी है, लिखने में ही करनी है, करेक्ट है। तो आज आई थिंक वी आर डन फॉर द डे, क्या टाइम, या वी आर डन। तो आज आप लोग पहले तो क्वेश्चन लिखिए कि आप कौन कौन से लिख के लाएंगे, और कल मैं आप लोगों को क्लास में, कल आप अपना कॉपी वगैरह सब लेकर आइएगा, या सॉरी अनलिमिटेड, ठीक है। तो पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में आपको क्या लिख के आना है, डिफरेंस लिखकर आना है। एक क्वेश्चन और लिखकर आइएगा आप, मार्क्स लिख लेना, 4 नंबर में कितना लिखोगे ये इस हिसाब से लिख के आना। एक क्वेश्चन आप लिखो, why would you prefer one person company compared to a sole proprietorship? Why would you prefer one person company compared to a sole proprietorship? ये दो क्वेश्चंस आप लिखकर लेकर आएंगे, बाकी क्वेश्चंस हम कल क्लास में लिखेंगे। मैं आप लोगों को डिक्टेट करूंगी, अभी शुरुआत में 1-2 चैप्टर्स तक ऐसा सीन रहेगा कि मैं आपको डिक्टेट करके लिखवाऊंगी, तो मैं देखूंगी कि ऐसा स्टेज कब आ रहा है जब आप खुद से लिख पा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी क्लास में, मैं आपको 5 मिनट दूंगी, 10 मिनट दूंगी, क्वेश्चन के मुताबिक आप लिखेंगे यहीं पर मेरे बिना हेल्प के, एंड देन आई विल चेक कि आप सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। दिस विल बी आवर प्रैक्टिस। अभी कुछ दिनों तक, कुछ चैप्टर्स तक तो मैं ही डिक्टेट करके आपको लिखवाऊंगी, ठीक है। चलिए, उसने क्वेश्चन में प्राइवेट लिमिटेड बोला है ना, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी में आपको बाइफिकेशन नहीं, अच्छा टेबल में ही लिखना, टेबल में पैराग्राफ वाला काम मत करना। जब भी डिफरेंस पूछा जाता है ना, आप टेबल बनाइए, वो क्या है, ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखता है हमेशा, बिकॉज आमने सामने डिफरेंस दिख जाते हैं। जब आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो उतना मजा नहीं आता है, ठीक है। और अच्छा, टेबल के साथ में प्रॉपर वो सब्जेक्ट भी, हाँ, 3 कॉलम, हाँ, बेसिस आपका प्रॉपर बनना चाहिए, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द डे।